नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के लिए। हमारा सेशन चल रहा था यहाँ पर BA 5 सेमेस्टर में यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, BA 5 सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे हैं तो आपको कि हम पढ़े थे मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पहुँच चुके थे सोर्स कोड नंबर 2 और इसके हम पहुँच चुके हैं अध्याय नंबर 8 पर। ठीक है, इसके बाद में सोर्स कोड नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं मुगल काल में बैंकिंग पद्धति का विकास। ठीक है, बैंकिंग पद्धति के विकास में मुगल काल के बारे में यहाँ पर हम जानकारी करेंगे। जो बैंकिंग पद्धति से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम MCQ क्वेश्चनों को पढ़ रहे थे। अगर आपको इसके PDFs वगैरह चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध हैं। कहाँ पर हैं, तो PDF चाहिए तो PDF भी आप मिल जाएगा, और ऐप चाहिए तो ऐप भी। ऐप क्या होता है, ऐप ऐसी चीज़ है जो आप अपने मोबाइल के ऊपर ही रख सकते हो, आराम से जब चाहें खोल के पढ़ सकते हो। मगर PDF में आपको अंदर जाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो आपको दोनों फुल स्क्रीन पे खोलते हैं, जैसी मर्जी हो वैसा आप पढ़ सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो अच्छे प्रकार से। ठीक है, कहाँ से, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, है ना। तो आपको जाना है हमारी साइट www.paperhacker.online। वहाँ पर जाओगे तो सब कुछ आपको अवेलेबल कर रखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, फटाफट इसका आंसर देंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा MCQ क्वेश्चन देखेंगे। मुगल काल में वस्त्र उद्योग का प्रमुख कारखाना कहाँ पर था। जो वस्त्र उद्योग हुआ करते थे, वस्त्र उद्योग जो खुलता था, उसका मुख्य कारखाना मतलब प्रमुख कारखाना कहां पर था, ये आपसे यहां पर पूछ रखा है। ठीक है, तो देखेंगे आंसर क्या रहेगा। तो वस्त्र उद्योग का प्रमुख कारखाना जो हुआ करता था वो उत्तर प्रदेश हुआ करता था। कहां पर, उत्तर प्रदेश हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे बात करते हैं, देखो देखो ये तो हो गया वस्त्र उद्योग वाला। वस्त्र मतलब कहाँ हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा यूपी में। आपको पता है यूपी में ज़्यादा सिलाई ही होती है ना, यूपी में वस्त्र वैसे भी ज़्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश आपको वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, मगर इनका जो मुख्य केंद्र था, अगर बात करते हैं उद्योगों का मुख्य केंद्र था, वो कहां पर हुआ करता था, वो जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ठीक है, तो दोनों बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो वस्त्र अब भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा आपके सिले जाते हैं और यहीं से व्यापार होता है और राज्यों के लिए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश तो आपको वैसे भी याद रहने वाला है ये। अगली बात करते हैं, मुगल काल में उनके उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था। अब देखो, उद्योगों का यहाँ पर मुख्य केंद्र बता दिया, प्रमुख केंद्र कहाँ पर था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ कह सकते हैं मुख्य, जैसे राजधानी होती है उसी प्रकार से मुख्य केंद्र उद्योग का वो कहाँ पर था, मुगलों का बताना है कहाँ पर हो जाएगा। तो जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर से व्यापार करते थे सिंध नदी के पास में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कश्मीर नदी सिंध से होते हुए जाते थे। तो इस प्रकार से मुगल यहीं से तो आते थे, तो इन्होंने केंद्र कहाँ बनाया था, कश्मीर में बनाया था। और यहीं से सिंध नदी पे पहुंचे, सिंध नदी में जहाज उतारा और बस माल यहाँ से शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मुख्य केंद्र कहाँ पर था, मुख्य केंद्र था कश्मीर में। ठीक है, वस्त्र यूपी और मुख्य केंद्र कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी में 33 प्रकार के रेशम और 30 प्रकार के सूती वस्तु का विवरण किसने किया था। देखो, 33 प्रकार के रेशम और 30 प्रकार का जो विवरण किया था, देखो आईने अकबरी, पहली बात है आईने अकबरी है किसकी, तो आ से आईने अकबरी और आ से ही अबुल फजल, आपको पता है ना, अकबर का समकालीन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आईने अकबरी हो गई, है ना, अकबरनामा हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी दो बुकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना ही होना चाहिए। और आ से ही होंगी दोनों की दोनों, वैसे भी याद रहेगा आपके लिए। अगले बात करते हैं, मुगल काल में शीशे के कारखाने कहाँ स्थित थे, बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आप डायरेक्ट सब लगा दो, है ना, कि उपरोक्त सभी में। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, क्योंकि शीशे के कारखाने बहुत जगह हो सकते हैं। फतेहपुर सीकरी में भी था, बसर में भी था, बिहार में भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, मुगल काल में दक्षिण भारत शीशे का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। अब ये मुख्य केंद्र बता दिया, प्रमुख केंद्र कहाँ पर था, तो ये तो भी हमें याद करना पड़ेगा, है ना। तो अब बताएंगे कहाँ पर था, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेलारी में। कहाँ पर, बेलारी में था। ठीक है, बेलारी, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था, बेलारी में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा कि शीशे का प्रमुख उद्योग कहाँ था, तो बेलारी में था। बाकी देखो, आगरा में आपको नहीं देखने को मिलेगा, गुजरात में भी, बिहार में भी। ये नाम देखो अलग हैं, ये नाम अलग हैं, सारे के सारे राज्य के हैं, मगर ये नाम कुछ राज्य से अलग दिख रहा है हमें। तो इस प्रकार से हम इसी की ओर चले जाएंगे, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बेलारी, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, मुगल काल में दिल्ली, आगरा, बनारस, गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, बनारस हो गया, गुजरात और आगरा हो गया, बताओ ये किस लिए प्रसिद्ध थे। तो आपको कि ये सारी, दिल्ली क्या है, दिल्ली में रहते थे, इनकी राजधानी थी, है ना, मुगलों की। तो बात करें जब दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, क्या वस्त्र होंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये लोग सोना चांदी करेंगे, है ना, सोना चांदी की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे।
क्योंकि वो दिल्ली की बात कर रहा है, आगरा की बात कर रहा है, बनारस, गुजरात, दिल्ली तो इनका मेन पॉइंट्स है। जब मेन पॉइंट्स है तो यहाँ पर सोना और चांदी देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोना और चांदी की कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आराम से याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थीं? तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध थीं? एक तो आपको पता है मेवाड़ बहुत प्रसिद्ध था तलवारों के लिए, और एक था तुम्हारा सियालकोट। सियालकोट और मेवाड़ की तलवारें हुआ करती। मेवाड़ का राणा पता है आपके लिए, है ना? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद कर लेंगे। तो मेवाड़ के राणा की तलवार, और बात करते हैं किसकी? सियालकोट की तलवारें थी, वो बहुत ही फेमस थी मुगल काल में। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये तो आराम से याद ही रहेगा फिर, है ना? अगली बात करते हैं। बात करते हैं कश्मीर में बनने वाले जो दुसालों का केंद्र कहाँ पर था, ये बताना है। कश्मीर में बनने वाले दुसाल जो थी, दुसालों का केंद्र कहाँ पर था? तो दुसालों का जो केंद्र हुआ करता था वो जम्मू पे तो नहीं होगा, श्रीनगर में होगा। कौन सा? श्रीनगर में। ठीक है, कश्मीर में क्या पड़ता है? श्रीनगर। तो इस प्रकार से आराम से याद कर लेंगे, है ना? जम्मू तो अलग पड़ेगा, जम्मू और कश्मीर दो नाम है ना, जम्मू कश्मीर दो नाम है। तो इस प्रकार से सिर्फ कश्मीर लगाना है, हमें क्या लगाना है? सिर्फ कश्मीर। श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर राजधानी भी है। अगली बात करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मुगल काल में लोहा खानों के लिए प्रसिद्ध थे। जो लोहा की खानें थी उसके लिए क्या प्रसिद्ध था, ये बताना है। और मैंने जब आपको बताया कि इस प्रकार से कभी क्वेश्चन देखने को मिले, है ना, इस प्रकार से कि लोहा के खाने प्रसिद्ध थे, तो देखो प्रसिद्ध प्रसिद्ध तो बहुत हो सकती हैं, है ना, बहुत हो सकती हैं। तो बात करें, जैसे कि बात करते हैं बीन महल हो गया, अजमेर हो गया, कलिंजर हो गया, ये सारी की सारी फिल्म लगाएंगे। जब इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो आपको ज़्यादातर आपको सभी की ओर ही जाना है। ठीक है, तो लोहा अगर मुख्य देता है, मुख्य, तभी हमें जाना है मेन पॉइंट्स की ओर, वरना हमें सभी की ओर ही जाना है। अगली बात करते हैं। मुगल काल में लकड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर थे। नगर थे, देखो फिर उसने कहा नगर थे, तो भैया इलाहाबाद भी होगा, लाहौर भी होगा, पश्चिमी समुद्री तट भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जब वो कह रहा है कि प्रसिद्ध थे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगली बात करते हैं, सूती एवं रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, फिर उसने थे लगाया, तो भी लखनऊ भी होगा, है ना, बुरहानपुर भी होगा, आगरा भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये हिंट है थोड़ी थोड़ी याद करने की। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम नहीं याद कर सकते, इतने शहरों के नाम याद नहीं रख सकते, तो हमें हल्की सी हिंट ही याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगली बात करते हैं। मुगल काल में शक्कर उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र था। अब देखो यहाँ पर प्रमुख केंद्र थे, अब बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। अब उसने फिर थे लगाया, है ना, प्रमुख था कहता तो अलग बात थी। प्रमुख केंद्र थे, तो थे पटना भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, बयाना भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि कश्मीर में कागज का निर्माण चावल के पानी का प्रयोग होता था? कश्मीर के कागज के निर्माण में, ये बात किसने कही? तो बात करते हैं, कश्मीर के कागज के निर्माण में चावल के पानी का प्रयोग होता था, ये बात किसने कही थी? एक बात बताओ, कश्मीर का कागज है, कागज कैसा होता है? वाइट ही होता है। तो वाइट मतलब भाट ने कही, किसने कही? भाट ने कह दी। तो इस प्रकार से याद हो गया हमें भाट। ठीक है, वाइट होता है भी कागज, तो भाट आराम से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने हॉलैंड और ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा कासिम बाजार में रेशम के कारखाने खोलने के लिए उल्लेख किया था? किसने किया था, बताएंगे? तो कासिम बाजार में रेशम के कारखाने खोलने का उल्लेख किया था बर्नियर ने। किसने? बर्नियर ने किया था अभी। ठीक है, तो रेशम, रेशम कौन बनाता है अभी? रेशम, है ना, रेशम आपको पता है कीड़ा बनाता है। तो कीड़े को क्या कहते हैं? कीड़े का जो लार्वा वगैरह होता है ना, तो वर्णन इस प्रकार से याद कर लेंगे हम उसके लिए। अगली बात करते हैं तुम्हारा, किसके वितरण से पता चलता है कि मुगल काल में लोहे, पीतल, चांदी, कांसा एवं अन्य मिश्रित धातुओं का कार्य होता था? तो किससे पता चलता है? ऐसा कौन है इसमें से जो हमें बता सकता है? तो एक ही है भाई, अबुल फजल, है ना। अबुल फजल की आईन अकबरी हो गई, है ना, अकबरनामा हो गई बुक्स, उनमें हमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को देखने को मिलेगा, है ना, कि मुगल काल में किस किस का यूज होता था। बाकी देखो फैजी ने भी नहीं लिखी है, बर्नरी ने, और बात करते हैं शेख मुआरी ने कोई बुक ही नहीं लिखी है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। तो यहाँ से आराम से हिंट बन गई हमारी, तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगले बात करते हैं, कौन सा कागज अपने श्वेत रंग के लिए, टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा कागज था जो श्वेत रंग का था और अपने टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध था? वह कौन था? जब ये टिकाऊ होगा तो आप उसकी बात मानोगे ना, कि मानोगे कि हाँ टिकाऊ है, तो आपको मान सिंधी। कौन से हो जाएगा? मान सिंधी, आराम से याद हो जाएगा मान सिंधी। अगली बात करते हैं, मुगल काल में कागज के प्रमुख उद्योग स्थापित थे।
कागज के उद्योग कहाँ कहाँ पर थे, देखो फिर वही बात कही उसने, है ना। तो इलाहाबाद में भी था, दिल्ली में भी था, पटना में भी था, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगली बात करते हैं, मुगल काल भारत में खराज की वसूली की जाती थी। तो आपको पता है, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक था उससे पहले बहुत सारे कर लगा दिए गए थे। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है ना, वो खत्म कर देता है 26-27 करोड़ को, 26 करोड़ को। उसके बाद में 4 ही कर देता है, एक होता है खराज, खुम्स और जजिया जकात, 4 ही रहने देता है। जिसमें से जो खराज होता है, खराज तो सभी देते हैं, हिंदू मुस्लिम जितने भी होते हैं सभी देंगे खराज, तो है ना। खराज क्या होता था, तो ये भूमि पर जो पैदावार होती थी उसके उपज का कुछ भाग था खराज, है ना। एक प्रकार से भूमि पैदावार का टैक्स लेते थे, उसको खराज कहते थे। तो खराज हिंदू मुस्लिम सभी लोग वसूलते थे, मतलब सभी लोगों से वसूला जाता था। तो खराज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ही रहने देते, खुम्स, खराज और जजिया जकात, ठीक है। तो ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। तो भूमि पर पैदावार वाली उपज से यहाँ पर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कौन सा, खराज। खराज सभी देते थे, ठीक है, ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, मुगल काल में किन करों की वसूली अब्बास के नाम से की जाती थी, बताओ। अब्बास के नाम से ली जाती थी या की जाती थी, बात एक ही है। तो मुगल काल में किन करों की वसूली अब्बास के नाम से की जाती थी। ऐसे याद करो, अब्बा, अब्बा कहाँ रहते हैं, अभी एक स्थान पर रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, तो आपको क्या स्थानीय करों की, किसकी, स्थानीय करों की, इस प्रकार से याद कर लेंगे हम, ठीक है। अगली बात करते हैं, मुगल काल में खालसा भूमि के, मुगल काल में जो खालसा भूमि के अंतर्गत कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था। जो खालसा भूमि थी उसके अंदर कितना हिस्सा आता था मुगल काल के अंतर्गत, कैसे याद करेंगे। का के बाद क्या आता है, का के बाद आता है खा, खा कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो दो देखो कहाँ पर है, 20%, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। तो मुगल काल में खालसा भूमि के अंतर्गत कुल भूमि का कितना प्रतिशत आता था, तो 20% आता था। अगला है क्वेश्चन, शाहजहां का शासनकाल कृषकों के लिए शांति का युग था, उपयुक्त कथन किसका है। जब शाहजहां का शासनकाल था वो कृषकों के लिए क्या था, शांति का युग था, ठीक है। तो ये कथन किसका है ये बताना है। तो शांति का है, इसका मतलब किसानों को सताया नहीं जाता था, मारा नहीं जाता था, मारा मतलब मोरलैंड, क्या हो जाएगा, मोरलैंड का, ठीक है, आराम से याद हो गया कि किसानों को सताया नहीं जाएगा, है ना, परेशान नहीं किया जाएगा, मारा नहीं जाएगा, बात तो यही है। तो आपको मोरलैंड, इस प्रकार से मारा नहीं जाएगा तो मोरलैंड, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पैदा होने वाला गेहूं बाहर के देशों के निर्यात किया जाता था। तो कौन सी जगह है इसमें से जहां से बात करते हैं पैदा होता था गेहूं और बाहर को भेजा जाता था, विदेश को व्यापार किया जाता था। क्या दिल्ली था, दिल्ली पे तो खुद शासन करते थे, वहां को तो नहीं कर सकते, ना ही बंगाल पर, है ना। तो आंसर हो जाएगा मालवा, क्या हो जाएगा, माल, है ना, माल होता है, गेहूं को क्या कहेंगे, माल ही कहेंगे कि माल बाहर जा रहा है, तो मालवा ऐसे याद हो जाएगा, मालवा का, ठीक है। अगली बात करते हैं, मुगल काल का मुख्य व्यवसाय या मुख्य उद्योग क्या था। तो मुगल काल का अगर मुख्य मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या था, तो वो था सूती उद्योग। कौन सा, सूती उद्योग, सूती वस्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन था, सूती वस्त्र। हम बहुत अभी पढ़ते आ रहा है, कम से 4-5 बार पढ़ लिया होगा अब तक क्वेश्चन ये वाला, तो ये तो आपको रट चुका होगा, है ना। अगली बात करते हैं, मुगल काल में सूती कपड़े के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो सूती कहाँ पर मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के साइड मिलेगा। पटना में पाटन जो था वहाँ पर था, और बात बुरहानपुर, जौनपुर और कौन था, बनारस। बनारस तो फेमस ही है साड़ी के लिए भी, है ना। तो आंसर इस प्रकार से आप लगा देंगे, कौन सा, कोरोमंडल तट, पाटन, बुरहानपुर, जौनपुर और कौन सा हो जाएगा, बनारस, ठीक है। इसको याद करें, 1-2 बार रटेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा ये आपके लिए। अगली बात करते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साल और गलीचा उद्योग किस किस मुगल शासन काल में अपने उत्कृष्ट पर थे। मतलब साल और गलीचा, है ना, साल और गलीचा की बात कर रहा है, बताएंगे कौन सा हो जाएगा। देखो बात करते हैं, साल और जो गलीचा वगैरह थे ये अकबर के शासनकाल में उत्कृष्ट पर पहुंचे थे। क्यों, क्योंकि अकबर जो था, अकबर बहुत कह सकते हैं सभी से एक प्रकार से इनका नाता हो गया था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। जब बड़ा साम्राज्य होगा तो क्या होगा भाई, इसका उत्कर्ष भी ज़्यादा होगा, है ना, फैलाव भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से आराम से अकबर हमारे याद रहेगा। अगली बात करते हैं कि तसर एक तरह का कपड़ा था जो मुख्यतः पाया जाता था। तसर जानते हो, टसर कहते हैं, एक धागे को टसर कहते हैं। तो धागे के द्वारा हम क्या उड़ाते हैं, आपको कि पतंग उड़ाते हैं, तो उड़ीसा इस प्रकार से याद हो जाएगा। तसर के द्वारा क्या उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ाई जा रही है, तो उड़ीसा, ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। तो तसर एक तरह का कपड़ा था जो मुख्यतः पाया जाता था, कहाँ पर, आपको कि उड़ीसा में। अगली बात करते हैं,
मुगल काल में असम, लाहौर, कैब्बे और तथा बनारस अपने सुगंधित द्रव्यों के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए शाही कुरानों की बेगमों ने उन्हें मुगल काल में इत्र के अभिष्क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो सीधे हमसे ये पूछ रखा है, ये बताओ कि इत्र का जन्मदाता किसे कहते हैं। सीधे हमसे ये पूछ रखा है, मुगल काल में इत्र की खोज किसने की थी। मुगल काल में इत्र की खोज किसने की थी। तो नूरजहां, आपको पता है जहांगीर की बेगम थी ना, नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम। तो असमत बेगम ने क्या किसकी खोज की थी, आप कहोगे इत्र की खोज की थी असमत बेगम ने। तो मुगल काल में इत्र की खोज किसने की थी, असमत बेगम ने की थी, है ना। तो बेगम लगाती हैं, क्या लगाती हैं, आपको इत्र लगाती हैं, तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे असमत बेगम, ठीक है। तो नूरजहां की माँ थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जहांगीर की सास। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में कौन एक सुमिलित नहीं है पूछ रखा है हमसे, ठीक है। कौन सुमिलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखो, अगर ढाका की बात करते हैं, ढाका में मलमल था, बिल्कुल सही है। ऐसे याद कर लो, ढाका किसी को ढकने की बात कर रहा है, और यहाँ पर मलमल मतलब मलमल के धोई चीज़ है, तो भाई उसको ढक के रखेंगे, बिल्कुल सही है, ऐसे याद हो जाएगा हमारे लिए, है ना। ढाका में मलमल हुआ करता था। कश्मीर और लाहौर की बात करते हैं, कश्मीर में देखो सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सा देखने को मिलेगा। तो साल कहाँ की फेमस थी, कश्मीर की थी। अब बात करते हैं लाहौर। लाहौर में क्या था, गलीचा था, क्या था, गली। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम निकालेंगे लाहा, लाहा, यहाँ पर ओ मत पढ़ो, सिर्फ लाहा पढ़ो। तो लाहा, क्या लाहा भाई, तो वो कह रहा है गली से ला, गली से कोई चीज़ मंगा रहा है वो, है ना। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे लाहा और गली। क्या लाहा भाई, गली ला। तो लाहौर से क्या था, गलीचा फेमस था। तो कश्मीर का सा निकाला हमने, तो कश्मीर से हो गया तुम्हारा साल फेमस। लाहौर से हमने लाह निकाला, कहाँ से लेके आ, गली से लेके आ, तो लाहौर में क्या था, गलीचा फेमस था। तो आपको याद हो चुका होगा, कश्मीर में क्या हुआ, सॉल फेमस, लाहौर में क्या हुआ, गलीचा फेमस, दोनों याद हो गए। ढाका मलमल के जो धुआ हुआ चीज़ थी कोई ना कोई, है ना, उसको हमने ढक के रखा था, तो ढाका मलमल हो गया, ठीक है। बात करते हैं कोरोमंडल तट और बिहार से क्या हुआ करता था, सोरा प्राप्त हुआ करता था। कोरोमंडल तट और बिहार से क्या हुआ करता था, सोरा प्राप्त हुआ करता था। ऐसे याद करेंगे, बिहार में क्या होता है, सोर होता है, तो सोरा याद हो जाएगा। कोरोमंडल तट, है ना, तो तट पे क्या होता है, तट पे भी सोर होता है ना। इस प्रकार से याद कर लेंगे सारा की सारा। तो यहाँ पर आगरा और अहमदनगर हीरे के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, ठीक है। हीरे के लिए तो आप पता है मध्य प्रदेश का पन्ना वगैरह हो जाएगा, ये फेमस थे इधर। और कोणार्क वगैरह, सॉरी कोणार्क नहीं, छोटा नागपुर का पठार था, है ना। और जो तुम्हारा छोटा नागपुर का पठार था, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। और गोलकुंडा से, हाँ, मुगल काल में गोलकुंडा और छोटा नागपुर का पठार फेमस था हीरे के लिए, क्योंकि आपको पता है गोलकुंडे से क्या हुआ था, कोहिनूर प्राप्त हुआ था। अगली बात करते हैं, मुगल काल में रेशम के सूट का कार्य सबसे अधिक कहाँ होता था। मुगल काल में रेशम के सूट का कार्य सबसे अधिक कहाँ हुआ करता, सीधे हमसे ये पूछ रखा है, बताएंगे। तो कश्मीर में भी हुआ करता था, और बात करते हैं बंगाल में भी हुआ करता था। तो आ और बा दोनों हो जाएंगे। अगले बात करते हैं, अकबर के काल में रेशम उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो इसका भी बंगाल और पाटन दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब आए तो आप दोनों की ओर ज़्यादा जाना है। अगली बात करते हैं रेशमी का, जो हमने ट्रिक बाकी पढ़ना है, बस उस पर फोकस करना है ज़्यादातर। बात करते हैं रेशमी का सर्वोत्कृष्ट वस्त्र मुगल काल में कहाँ बनाया जाता था। तो रेशम का सबसे अच्छा जो वस्त्र था वो कहाँ पर बनाया जाता था, ये आपसे पूछ रखा है। तो रेशम का सबसे अच्छा वस्त्र कहाँ बनेगा, जहाँ पर समुद्र का किनारा होगा, जहाँ पर समुद्र का किनारा होगा। समुद्र के किनारे में क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर शाइनिंग अच्छी आएगी। जब शाइनिंग अच्छी आएगी तो ऐसा कौन सा है, ऐसा फिर गुजराती है। कौन सा, गुजराती ही है। तो आराम से याद हो जाएगा कि रेशम का सर्वोत्कृष्ट वस्त्र मुगल काल में कहाँ बनाया जाता था, अच्छा कहाँ बनेगा, जहाँ पर समुद्र का किनारा होगा, वो कौन सा हो जाएगा, गुजरात। अगली बात करते हैं, मुगल काल में मलमल के कपड़ों के लिए विश्वविख्यात कौन था। अभी पढ़ के आए हैं मलमल। मलमल हमने कहाँ देखा था, ढाका। मलमल को क्या रखा, हमने ढक कर रखा था, ढाका। और ढाका किसकी राजधानी, आप कहोगे बंगला की। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल। याद किया था ना अभी हमने, मलमल कहा था ढककर, है ना, तो वहाँ से बंगाल, आराम से याद हुआ। अगली बात करते हैं, मुगल काल में तांबा का बर्तन का उद्योग कहाँ था। तांबा के बर्तन कहाँ से प्राप्त होते थे, तांबे के जो बर्तन थे वो कहाँ से प्राप्त होते थे, मुगल काल की बात कर रहे हैं हम। अगर बात करते हैं, अगर इस समय देखा जाए कि पूरे यूपी की बात करें हम, तो यूपी में कहाँ मिलेंगे आपको तांबा, मुरादाबाद में मिलेगा। पीतल, है ना, पीतल मुरादाबाद मिलता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं।
तो मुरादाबाद के साथ बात करते हैं अपने अटैच में, देख लो कौन मिलेगा अपने देश में, अपने अटैच में गुजरात मिलेगा, काशी मिलेगा, बंगाल मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्या मिलेगा, दिल्ली मिलेगा फिर, है ना। क्या हो जाएगा, मुगल काल में तांबे के बर्तन का उद्योग क्या था, दिल्ली था फिर। अगली बात करते हैं, मुगल काल में पीतल का बर्तन बनाने का उद्योग था, कहाँ पर था। वैसे पीतल हमारे मुरादाबाद में मिलता है, पीतल, है ना, ज़्यादातर मात्रा में पीतल फेमस है यूपी का। मगर यहाँ पूछ रखा है हमसे कि यहाँ पर बताना, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखो बरबर ये दिल्ली नहीं, तो हमारे यूपी में क्या पड़ेगा, काशी पड़ेगा फिर, तो काशी में लगा देंगे आराम से, ठीक है, क्योंकि यूपी फेमस है पीतल में, मुरादाबाद, तो मुरादाबाद काशी लगा देंगे फिर हम, ठीक है। अगली बात करते हैं, मुगल काल में बारूद निर्माण व वानी का ठंडा, सॉरी हाँ ठीक है, वानी का ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। मुगल काल में बारूद का निर्माण किससे करेंगे, सोरा से करेंगे भी, किससे करेंगे, सोरा से। और बानी को ठंडा किससे करेंगे, सोरा से करेंगे। ये तो आराम से लगा ही दोगे आप। अगली बात करते हैं, मुगल काल में सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध स्थान था। सूती वस्त्रों की रंगाई कहाँ पर होती थी। है ना, कहाँ पर होती थी, दिल्ली में भाई, कहाँ पर, दिल्ली में हुआ करती। सूती वस्त्र की रंगाई कहाँ हुआ करती थी, दिल्ली में हुआ करती थी, ठीक है। अगली बात करते हैं, भारत के भारत में दमकिस इस्पात से बनी तलवार का निर्माण किस काल में होता था। तो बात करते हैं अ, दमसकी, है ना, दमसकी इस्पात की, सॉरी दमसकी इस्पात की बात कर रहा है वो। दमसकी इस्पात की तलवार किसमें हुआ करती थी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मुगल ही पढ़ रहे हैं, है ना, मुगल पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुगल काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुगल काल, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत नहीं, मुगल काल पढ़ रहे हैं, है ना। अगली बात करते हैं, मुगल काल में नमक की प्राप्ति कहाँ से होती थी। जो मुगल काल था उसमें नमक की प्राप्ति कहाँ से, सांबर झील, जो सबसे खारी झील है ना, सबसे लवड़ीय झील, कहाँ पर पड़ती है, राजस्थान में। वही बात करते हैं, पंजाब की पहाड़ियाँ, और पंजाब की पहाड़ियों से प्राप्त होती थी सांबर झील, राजस्थान, और तुम्हारी कौन सी, पंजाब की पहाड़ियों से प्राप्त होती थी मुगल काल में नमक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगली बात करते हैं, अमृतसर में ऊनी वस्त्रों, शॉल और कालीन बनाने के लिए एक उद्योग केंद्र था, जिसने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था वो बताना है आपके लिए, अमृतसर वाला। अमृतसर में कौन करेगा, तो अमृत, ऐसे याद करो, अमृत क्या बरसेगा, अमृत जहां में बरसेगा। तो जहां मतलब जहांगीर, ऐसे याद कर लेंगे इसके लिए। अमृत कहाँ बरसेगा भाई, अमृत बरसेगा तो जहां में बरसेगा, तो जहांगीर, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि अमृतसर में ऊनी वस्त्रों, शॉल, कालीन बनाने के लिए एक उद्योग केंद्र किसने स्थापित किया था, तो वो जहांगीर ने किया था। अमृत जहां में बरसेगा तो जहांगीर याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, मुगल कारखानों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे। मुगल जो थे वो कारखाना के लिए क्या कहते थे, उद्योग कहते थे, बिल्कुल नहीं। कारखाना कहते थे, बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन सा, एक ही, है ना। तो क्या कहेंगे आपको, कि बयूतात कहते थे। क्या कहते थे, बयूतात। कारखाने के लिए मुगल काल के लोग क्या कहते थे, बयूतात कहते थे। क्या कहते थे, बयूतात। अगली बात करते हैं, कारखाना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। जो कारखाना विभाग हुआ करता था उसका सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, भाई मीर होगा, सबसे बड़ा होगा, और सामान का रखवाला होगा, तो मीर ए सामान। क्या कहते थे, मीर ए सामान कहते थे। क्या कहते थे, मीर ए सामान। अगली बात करते हैं, अकबर ने लाहौर में कितने कारखाने स्थापित किए थे। गिनती तो नहीं कर सकते, है ना, मगर फिर भी क्या लगाएंगे, 1000 लगा देंगे, है ना। 1000 कारखाने कम से कम लगाए होंगे। अगले बात करते हैं, मुगल काल में कारीगरों पर लगने वाले लाइसेंस कर को किसने समाप्त किया था। मुगल काल में कारीगरों पर लगने वाले लाइसेंस को किसने समाप्त किया था। मुगल काल को सबसे ज्यादा कौन मानता था, बस यही देख लो आप, सबसे ज्यादा कौन मानता था। क्या अकबर मानता था, बिल्कुल नहीं। जहांगीर मानता था, बिल्कुल नहीं। शाहजहां मानता था, बिल्कुल नहीं। कट्टर कौन था, कट्टर वो था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मुगल काल के जो जो कारीगर थे उनसे जो बात करते हैं लाइसेंस वगैरह थे उन सबको रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये औरंगजेब था। कौन था, औरंगजेब। सबसे कट्टर होगा वही फायदा करेगा इनका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगली बात करते हैं, ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिए कई कारखाने लाहौर में किसने खोले थे। लाहौर में कारखाने बताना है किसने खोले थे। तो कौन खोलेगा भाई, जहांगीर खोलेगा। कौन खोलेगा, जहांगीर खोलेगा। कि जहांगीर के शासनकाल में ही आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना, इन्होंने ही जहांगीर ने दी थी अनुमति। किसको दी थी, आपको रॉ को दी थी। अगले बढ़ते हैं फिर, यहां लिखा है तुम्हारा, अकबर ने फारस के
अकबर ने फारस के कालीन बुनकरों को कहाँ बसाया था? जो अकबर था उसने जो फारस के जो कालीन बुनकर थे, कालीन बनाने वाले थे, उनको कहाँ पर बसाया था? कहाँ बसाया था? भाई आगरा में बसाया होगा, लाहौर में भी और फतेहपुर सीकरी, पानसर, उपयुक्त, सभी में बसाया था। बात करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकबर ने कारीगरों को कहाँ भेजा था? ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकबर ने कहाँ पर भेजा था? भाई गोवा में, गोवा के बीच पे थोड़ी मिलेगा ज्ञान, ना तो गुजरात में मिलेगा और ना ही पंजाब में। कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। भाई कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा ज्ञान, है ना। तो बात करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए अकबर ने कारीगरों को कहाँ भेजा था? मुंबई भेजा था। भाई मुंबई ज्ञान लेकर आओ। अगली बात करते हैं मुगल काल में कपास मुख्यतः पैदा होता था। कपास कहाँ पर हुआ करता था मुगल काल में? तो भाई खानदेश में भी हुआ करता था और बंगाल में भी हुआ करता था, है ना। कपास तो सभी में हो जाएगा फिर तो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह। अगली बात करते हैं पटोला रेशम के लिए प्रसिद्ध था। जो पटोला रेशम के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? पटोला अहम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अगली बात करते हैं अवध का खैराबाद प्रसिद्ध था। जो अवध का खैराबाद था वो किस लिए प्रसिद्ध था? अवध का खैराबाद, तो ये सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? सूती कपड़े। सूती कपड़े कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। वो कह रहा है खैरे हैं, ऐसे हैं खैरे, अपोजिट देख लेना बस। खैरे कपड़े, सूती कपड़े मुलायम होते हैं, और ये हो गया खैरे कपड़े। दोनों अपोजिट हो जाएंगे और याद भी रहेंगे हमें। ठीक है, अगली बात करते हैं फिर अकबर कहाँ के रेशम से सर्वाधिक प्रभावित था? एक ही जगह है भाई, कश्मीर, है ना। कहाँ से? कश्मीर के रेशम। भाई कश्मीर में आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं अकबर कहाँ के रेशम से सर्वाधिक प्रभावित था? तो कश्मीर के रेशम से। अगली बात करते हैं मुगल काल में अफीम उत्पन्न होता था। अफीम कहाँ मिलेगा? भाई बिहार में मिलेगा और मालवा में, दो जगह मिलेगा, और बात दोनों। अगली बात करते हैं मध्यकाल में धातु जड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? जड़ाई मतलब धातु की जड़ाई कर रहे हैं, धातु को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जोड़ देखो कहाँ पर है, तो तंजोर, मतलब जोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर तंजोर आराम से याद हो गया कि मध्यकाल में धातु जड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तंजौर था। अगले सोरा मुख्यतः उत्पादित किया जाता था। सोरा कहाँ से? अभी हमने देखा था कोरोमंडल तट और बिहार दोनों से, तो आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों। रिपीट क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं मुगल काल में नमक के खाद्यान्नों का उल्लेख किसने किया? मुगल काल में नमक के खाद्यान्नों का उल्लेख किसने किया था? तो वो था तुम्हारा कौन? सुजान राय भंडारी। कौन था? नमक कहाँ पड़ती है? भंडारी में पड़ेगी, है ना, खाना बनाता है भंडारी। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे सुजान राय भंडारी ने। किसने? सुजान राय भंडारी ने। तो मुगल काल में नमक के खाद्यान्नों का उल्लेख किसने किया है? सुजान राय भंडारी में। तो इस प्रकार से हमारा ये भी सेशन समाप्त होता है। हमने 54 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए। ठीक है, मेरा मानना है कि आपको एक दो क्वेश्चन की मैंने ट्रिक नहीं दी है, बाकी सभी क्वेश्चनों की ट्रिक देने की कोशिश की है, जो कि आपको एग्जाम में जैसे ही आप बैठो तो सारा की सारा आपके माइंड में फिक्स रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छी प्रकार से हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेंगे। और जिस किसी को पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है, पढ़ना है, थ्योरिकल पढ़ना है, तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको साइट पर जाना है www.paperhacker.online। बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आपको अवेलेबल हैं, सारे नोट्स ऐप में अवेलेबल हैं, पीडीएफ में भी अवेलेबल हैं। जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो वहाँ पर जाकर कि प्रीवियस ईयर पेपर हमारे कैसे आते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।